So today we are going to discuss about dioxygen, its preparation, physical properties, some chemical reactivity properties जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं. एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट ओजोन. ओजोन क्या है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होती है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. यहाँ से ज़्यादा नहीं, केवल 1 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. वो इसके ऑक्साइड्स की रिएक्टिविटी के बिहाफ पे हो सकता है, या केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हो सकता है, या फिर इसकी प्रिपरेशन के बिहाफ पे हो सकता है. कुछ भी एक कॉमन सी चीज़ पूरे कंपाउंड के अंदर से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. अब वो पूछा जाने का जो फंडा है वो बेसिकली 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर रीज़न अजर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इनको डिटेल क्वेश्चंस बना करके ही पूछा जाए. इसी वजह से अब MCQ या रीज़न अजर्शन टाइप क्वेश्चंस के बीच में इनको पूछा जाता है. तो अगर हम फर्स्टली बात करें प्रिपरेशन की डाइऑक्सीजन की, तो सबसे पहली और कॉमन जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जो हमने लेबोरेटरी प्रोसेस पढ़ा है 10th क्लास में ही, ये बेसिकली हमने देखा था. फर्स्ट एक्टिविटी थी रिएक्शन में, जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर था उसके अंदर ये एक्टिविटी आती थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये फर्स्ट एक्टिविटी थी कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम थर्मल डिकम्पोज करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो वो अपने अंदर से ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन करता है और साथ में हमें प्रोड्यूस करके देता है पोटेशियम क्लोराइड. अब बेसिकली ये जो पोटेशियम क्लोरेट हम लेते हैं ये वैसे तो सॉलिड नेचर का होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक्वस स्टेट पर लेकर के चलेंगे तो हमें जो KCl मिलेगा वो भी एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और O2 जो होगी वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी. इस जिस अपरेटस के अंदर या जिस कंपार्टमेंट के अंदर ये पूरी रिएक्शन होती है उसमें एक एक्सटर्नल ट्यूब लगी होती है जिसके चारों तरफ कंडेंसर लगा होता है, जो इस गैस को कूल करने का काम करता है ताकि हम इसको लिक्विफाई कर सकें और एक कलेक्टर के अंदर कलेक्ट कर सकें. तो बेसिकली जो ऑक्सीजन होगी वो निकलेगी तो गैसियस फॉर्म में, लेकिन कलेक्ट होगी लिक्विड फॉर्म में. सिमिलरली नेक्स्ट जो इसमें प्रिपरेशन आ जाती है वो ये कि हम कुछ कॉमन कह रही है गुस्सा. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो बेसिकली ऑक्साइड से रिलेटेड है, जिसमें हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं ऑक्साइड्स का. अब ऑक्साइड्स की जब हम बात करेंगे, बेसिकली मुझे प्रिपरेशन करनी है ऑक्सीजन गैस की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम कौन से ऑक्साइड्स लेंगे जिनसे हम ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं या ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम मेटल्स के ऑक्साइड लेते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में. तो किसी भी मेटल का, जो कि हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं या हाई रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं, उन दोनों को थर्मल डिकम्पोज करके भी हम आसानी से ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है सिल्वर ऑक्साइड का, दूसरा है मरकरी ऑक्साइड का, तीसरा है लेड ऑक्साइड का, और चौथा है वो भी लेड ऑक्साइड का. लेकिन लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इसलिए हमने दोनों टाइप के ही ऑक्साइड्स लिए हैं. जिसमें फर्स्ट जो कंपाउंड है वो, इसमें लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लम्बिक वाली, जिसमें कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वन है वो प्लम्बस वाली है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब हम इन चारों रिएक्शंस में इन चारों कंपाउंड्स को सॉलिड फॉर्म में लेकर के इनका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो गैस जो होगी ऑक्सीजन वो इवोल्यूट कर जाएगी. प्रोसीजर सेम वही रहने वाला है. जो गैस यहाँ से निकलेगी उसको एक एक्सटर्नल ट्यूब से होते हुए बाहर निकाला जाएगा जिसके चारों तरफ कंडेंसर लगे होंगे, वो उसको कूल करने का काम करते हैं, और हमेशा लिक्विफाइड ऑक्सीजन को हम कलेक्ट करते हैं. या कई जगह इंडस्ट्रीज़ में ऐसा भी होता है, ऑक्सीजन के जैसे सिलेंडर आजकल मार्केट में हम देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, कंसनट्रेटर्स का भी यूज़ किया जा रहा है. तो उस केस में हम ऑक्सीजन को लिक्विफाई नहीं करते हैं, केवल ऑक्सीजन को इतना ठंडे एनवायरनमेंट में रखते हैं कि वो गैस एक्सप्लोड ना करे, और गैसियस फॉर्म में ही उसको कलेक्ट किया जाता है इन दी सिलेंडर्स. तो बेसिकली सिल्वर का ऑक्साइड या मरकरी का ऑक्साइड जब ब्रेक होगा, जब थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर को जाएगा, तो वो अपने अंदर से मेटल्स को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा. ये बेसिकली एक लेस रिएक्टिव मेटल होती है सिल्वर, अगर हम देखा जाए तो, लेकिन सिल्वर के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम लेड के ऑक्साइड की बात करते हैं तो लेड के जो 2 ऑक्साइड हमारे पास हैं, जिसमें लेड प्लम्बिक स्टेट पर भी है और प्लम्बस स्टेट पर भी है, दोनों की नेचर सेम है कि दोनों के दोनों गर्म होने पर जैसे ही ये डिकम्पोज होंगे अपने अंदर से लेड का ऑक्साइड निकालेंगे. दोनों स्टेट सेम रहने वाली है, बस मॉलिक्यूल्स में फ़र्क आएगा, दोनों की स्ट्रेंथ में फ़र्क आएगा अगर मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, और ऑक्सीजन गैस इवोल्यूट दोनों में से सेम निकलने वाली है. थर्ड वन आ जाता है हमारे पास, जो इसमें लास्ट प्रोसेस हम कंसीडर यहाँ करते हैं. होने को बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के, लेकिन NCERT बेस पर ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर मैं डिकम्पोजिशन करा देता हूँ किसी परऑक्साइड का, परऑक्साइड यहाँ पे आप बेरियम का ऑक्साइड भी ले सकते हैं, बेरियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड भी ले सकते हैं. ये नॉर्मल परऑक्साइड मैंने लिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब मैं थर्मल डिकम्पोज कराता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, तो बेसिकली ये H2O2 अपने अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि लिक्विड फॉर्म में वाटर को सेपरेट कर देता है, क्योंकि गैस जो होगी ऑक्सीजन वो यहाँ से
लिबरेट कर जाएगी। तो इस तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाई पोटेशियम क्लोरेट या डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ इनके स्केलिंग को लेकर के या इंडस्ट्रियल प्रोसेस को लेकर के कि इंडस्ट्रीज़ में इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, इंडस्ट्री में इनको किस जगह यूज़ किया जाता है या क्या इनका बेनिफिट होने वाला है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। लेबोरेटिकल स्केल पर हम इनको किसी भी कंपाउंड से डिकम्पोज करा करके बना लेते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियली बात करें या कॉमर्शियली बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ द फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस जब किया जाता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। अब बेसिकली ये इलेक्ट्रोड्स किसी भी मेटल के हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि ये कॉपर का है, जिंक का है, हाइड्रोजन का है या किसी चीज़ का है, ग्रेफाइट का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर। अगर मैं इस पूरे प्रोसीजर को एक अच्छे डायग्राम में फिगर आउट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल के हो सकते हैं। अंदर की तरफ मैंने एक वाटर भरा हुआ है। अब अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से मैंने इधर वाला जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने लेफ्ट वाला जोड़ा, तो इसका मतलब है लेफ्ट वाला इज़ एनोड और राइट वाला जो होगा वो कैथोड होगा, क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल पर डिपेंड करेंगे कि इनके ऊपर चार्ज कैसा आने वाला है। तो बेसिकली अगर हम इस मेथड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का तो हमें एनोड पर डेफिनेटली मिलेगी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव इन नेचर होती है, और कैथोड पर हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव इन नेचर होती है। तो इंडस्ट्रियली या कॉमर्शियली हम कह लें तो पहला जो लार्ज स्केल है ऑक्सीजन को बनाने का वो है इलेक्ट्रोलिसिस। या दूसरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली डाइऑक्सीजन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द एयर का आप सिंपली क्या कर दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो। बेस्ट मेथड है जिसमें खर्चा कम आता है और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू दी लेबोरेटरिकल स्केल या फिर जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके कंपैरिजन में। एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम आसानी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे एक बेनिफिशियल ये मेथड इसलिए भी बेनिफिशियल होता है क्योंकि हमें एज अ साइड प्रोडक्ट डाई नाइट्रोजन गैस भी मिलती रहती है। तो इकोनॉमिकली जो सस्ती है, जो मेथड सस्ता है, जो प्रोसेस हमारे लिए ईजी है और अच्छा हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देता है, साथ के साथ हमें एक एडिशनल गैस भी दे देता है, बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस का हमें मिलता है। तो इसीलिए कॉमर्शियली डाइऑक्सीजन को बनाने के लिए ज़्यादातर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से तो इसकी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लें। तो डाइऑक्सीजन जो होती है बेसिकली एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। इसमें कोई बेसिकली कुछ टाइप की स्मेल नहीं होती, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम एयर के अंदर ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और अगर मैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो वो बेसिकली क्या आता है, 1s2 देन 2s2 देन 2p4। तो अगर मैं ये देखूं कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेसिकली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी ये गलत हुआ, यहाँ पे 2p2, क्योंकि ऑक्सीजन किस प्लेस पे बैठा हुआ है, 6 पे बैठा हुआ है, 8 पे बैठा हुआ है भाई, अरे बताओ सर 8। तो ऑक्सीजन 8 पे बैठा हुआ है। तो ऑक्सीजन 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 1s2 2s2 देन 2p4। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता हूँ इन दी ऑर्बिटल्स, तो p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन कैसी स्टेट में है, अनपेयर्ड स्टेट में है। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो एटम या वो एलिमेंट बेसिकली नेचर में कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। एक नेचर और पाई जाती है जिसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहने वाले हैं, पेयर्ड रहने वाले हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो इसका मतलब वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक इन नेचर है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है बेसिकली O2 जब ये बनाया जाता है तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो पहले वाले ऑक्सीजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल ओवरऑल कंबाइन भी अगर हुए तो भी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं मेटल्स के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ अच्छे से रिएक्शन कर लेती है। नॉन मेटल्स के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, क्योंकि नॉन मेटल में भी ऑक्साइड पाए जाते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इस तरीके से फॉस्फोरस के भी मिलते हैं, नाइट्रोजन के भी मिलते हैं। ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी दिखाती हैं
मेटल्स तो दिखाएंगी ही दिखाएंगी, क्योंकि मेटल्स बहुत हाई रिएक्टिव होती हैं और वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकती हैं, यानी कि वहाँ पे या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी वहाँ होती है। लेकिन कुछ मेटल्स एक्सेप्शन होती हैं, जैसे कि जो नेटिव मेटल्स कहलाती हैं, जिसमें कि गोल्ड है, प्लेटिनम है या कुछ नोबल गैसेज हैं, वो बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ऑक्सीजन के साथ नहीं देती हैं। तो ये हो गया इसका फिजिकल बिहेवियर। अगर मैं बात करूं, अगर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से सबसे पहली ये कि अगर ये किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्शन करे, कैल्शियम के साथ अगर ये रिएक्शन करे तो कैल्शियम का ऑक्साइड बना देती है। अगर ये बेरिलियम के साथ भी करेगी तो बेरिलियम का भी सेम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिलता है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके बेसिकली इस टाइप का एक ऑक्साइड बनाती है, जो कि MO टाइप का ऑक्साइड कहलाता है। MO मतलब M इज़ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसिडर कर रहे हैं, जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, डाउन टूवर्ड्स कोई सी भी मेटल को हम प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स की, एम्फोटेरिक मेटल में मैंने कंसिडर किया है एल्यूमिनियम को, जो बेसिकली 13th ग्रुप का एक एलिमेंट है, जो नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है इन मैनी अलॉयज़। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाएगा, बेसिकली अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन रिएक्शन करे तो इसका मतलब ये हुआ सारी रिएक्शंस कैसी हैं, कंबशन की रिएक्शंस हैं। सबके अंदर क्या होने वाली है, हीट रिलीज होने वाली है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इन सभी के ऊपर क्या लगेगा, एक हीटिंग का साइन लगेगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन की रिएक्शन और के अंदर से एक हीट का अमाउंट रिलीज होगा। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो अपना बेसिकली M2O3 टाइप का एक ऑक्साइड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3, ऑक्सीजन के ऊपर आता है -2, तो फॉर्मूला बनेगा Al2O3, जिसको हम लिखते हैं M2O3 टाइप ऑक्साइड। या 13th ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो वो बेसिकली इसी टाइप का एक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर मैं आ जाता हूँ 15th ग्रुप के एलिमेंट्स पर, या पहले 14th ग्रुप के एलिमेंट्स पे मैं आऊँ, तो 14th ग्रुप में से मैंने कंसीडर किया कार्बन को हमने एयर में बर्न कर दिया, तो सीधी सीधी सी ऑक्साइड बनाता है CO2। या फिर मैं ये कहूँगा कि ये नॉन मेटल है, क्योंकि तो नॉन मेटल को हम X से रिप्रेजेंट कर लें सपोज, तो XO2 टाइप के ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स रहने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं सिलिकॉन लेता हूँ कार्बन फैमिली से, तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सबसे पहला सिलिकेट बनाता है SiO2। उसके बाद ये फॉर्मेशन करता है, जैसे जैसे इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, SiO3। फिर ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करके मेटल्स के सिलिकेट की फॉर्मेशन करते चले जाते हैं। 15th ग्रुप में से हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P2O5 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन P2O5 की नेचर मोनोमराइज फॉर्म में रुकने की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी पर पाया जाता है, क्योंकि इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हो क्या रहा है कि इसको डाइमराइज होने की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है P4O10 में। सबसे पहले फॉर्मेशन P2O5 की ही होती है, लेकिन ये फिर अपने आप ही डाइमराइज हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ P4O10। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ कुछ कंपाउंड्स की, जैसे कि अगर मैंने जिंक सल्फाइड की बात करी, जिंक ब्लेंड है, बेसिकली मेटल का एक सल्फाइड है। तो ये मेटल के सल्फाइड्स हैं, वो भी बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये मेटल आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और सल्फर जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाती है। मीथेन को अगर हम बर्न कर देते हैं इन दी ऑक्सीजन, अगर हम मीथेन को बर्न कर दें ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये NCERT से रिलेटेड हैं सारी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़, डाइऑक्सीजन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इन एडिशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसको जनरल बिहेवियर में अगर मैं देखूँ, तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या कंबशन प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके बिना हमारी लाइफ अधूरी है, जिनके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती। रेस्पायर किए बिना हम रहेंगे नहीं, कंबशन किए बिना हमारा कोई फूड मटेरियल तैयार नहीं होगा बेसिकली। तो ऑक्सीजन जो होती है इसका साथ ही साथ केमिकली अगर मैं देखूँ, केमिकल लेवल पे इसको कहाँ हम यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऑक्सी एसिटाइलिन गैस को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग कराने में। दो तरीके की वेल्डिंग होती हैं, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है और एक गैस वेल्डिंग कहलाती है। तो जो बेसिकली गैस वेल्डिंग है वो इस ऑक्सी एसिटाइलिन की हेल्प से होती है। एसिटाइलिन गैस को एसिटाइलिन गैस का एक सिलेंडर पानी के अंदर डिप करा करके रखा जाता है, जो बेसिकली उसको ऑक्सी एसिटाइलिन में कन्वर्ट करता जाता है और वो गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं। बहुत सारी मेटल्स के ऑक्साइड्स बनाने में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, या ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं उनको हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, या जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को लेकर के जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाते हुए कम होना शुरू हो जाता है।
साथ ही साथ बहुत सारे फ्यूल्स को बर्न कराने के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन में डाला जाता है जो कि रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2। इसको लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिला करके रॉकेट्स में एज अ रॉकेट फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ ऑक्साइड्स को लेकर के, जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करती है। ये बात हमें भी पता है कि ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, वो मेटल्स के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं। तो अगर मैं मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करता हूँ तो मेटल्स के ऑक्साइड सारे बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर भी पाई जाती हैं, जैसे कि 13th ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जनरली एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। तो या फिर जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने लिए एसिडिक ऑक्साइड्स में कंसीडर हमने किए हैं कौन से, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड में हमने मेटल के ऑक्साइड कंसीडर किया, दैट इज Na2O और CaO। अगर मैं एम्फोटेरिक मेटल्स की बात करता हूँ या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करता हूँ तो ये कंसीडर किए हैं Al2O3 और ZnO। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की मैं बात करता हूँ तो ये आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है डाई ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स का कि वो किस टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स हैं। इन सभी को हम क्या नाम देते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स देते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तो ऑक्सीजन खुद इन्वॉल्व हुई है और दूसरी चीज़ कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम बाइनरी ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो ये था हमारे पास डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन केवल यहीं तक है। इसका बेसिकली यूज़ क्या है, इसकी प्रिपरेशंस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहीं पर आकर के हमारी लास्ट हो जाती हैं।